प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, प्राणशास्त्र। आज का विषय व्याख्यान का रहने वाला है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अधिकांश प्राणियों में प्रजनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, जिसकी दो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। सबसे पहला गैमीट का निर्माण और फिर फर्टिलाइजेशन। परंतु लोकट नामक वैज्ञानिक ने अंडों के विकास के लिए फर्टिलाइजेशन आवश्यक नहीं है, ऐसा मत दिया। उनके अनुसार कुछ विशेष प्राणियों में तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अंडे शुक्राणु के सहायता बिना अर्थात बिना निषेचन हुए ही विकास करते हैं। इस क्रिया को उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस कहा और इस विधि से उत्पन्न प्राणियों को उन्होंने अनिषेक प्राणी पार्थेनोट्स कहा। पार्थेनोजेनेसिस शब्द ये ग्रीक भाषा का है। पार्थेनोस मतलब वर्जिन और जेनेसिस मतलब ओरिजिन। कमसिन के द्वारा जन्म या मोनोपेरेंटल बर्थ, किसी एक पेरेंट के द्वारा संतति की उत्पत्ति। मैंने अभी कहा है, लोकट ने सर्वप्रथम बताया कि अंडे में परिवर्तन हेतु निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। उनके अनुसार कुछ प्राणियों या विशेष परिस्थितियों में अंडे शुक्राणु की सहायता के बिना या बिना निषेचित हुए भी विकसित करते हैं। इस क्रिया को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं तथा इस विधि से उत्पन्न प्राणियों को अनिषेक प्राणी पार्थेनोट्स कहते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स बोनेट ने सी अर्चिन में ये पार्थेनोजेनेसिस का अध्ययन किया। उसके बाद में 1967 में बैटले ने इसकी परिभाषा दी। उनके अनुसार पार्थेनोजेनेसिस प्रजनन की यह विशेष क्रिया है जिसमें अंडाणु नर युग्मक से आनुवांशिक योगदान ग्रहण किए बिना ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। अर्थात जो नहीं हो रहा, जिसे अपन ने 5वीं स्टेप कहा था एम्फीमिक्सिस, दोनों नर और मादा के प्रोन्यूक्लियाइज का फ्यूजन, वो हुए बिना भ्रूण का विकास होना पार्थेनोजेनेसिस है। 1980 के अंदर विलियम्स और वॉरविक ने भौतिक उत्पीड़न, रासायनिक उद्दीपन व विकिरण द्वारा भी बाह्य कारकों के प्रभाव में द्वारा अनिषेक जनन प्रेरित किया जा सकता है, जिसे अपन ने आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहा है। इसके बाद में मैंने बहुत सरल चित्र के माध्यम से आपको पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस के कितने प्रकार हैं और प्रकार का क्या आधार है, वो समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये पार्थेनोजेनेसिस दो में विभाजित होती है। पहला कहा जाता है नेचुरल, जो प्रकृति में पाया जाता है, और दूसरा है कृत्रिम आर्टिफिशियल। ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, ये कुछ प्राणियों में नियमित रूप से इसी विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस तरह का प्रजनन इनके जीवन चक्र की एक नियमित घटना होती है। इस तरह के प्रजनन में कई अकशेरुकी प्राणियों जैसे
एम्फिड्स है, रोटिफर्स है, कई कीट्स हैं, उनमें इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसको कहा है, वो दो में आगे विभाजित होता है। एक होता है जो गुणसूत्र है उनके व्यवहार के आधार पर, और दूसरा होता है उत्पन्न संतति के लिंग के आधार पर। तो जब अपन पहला बेसिस करें गुणसूत्र के व्यवहार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हैप्लोडिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और तीसरा है एमायोटिक पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले मैंने इस चित्र के अंदर ही हैप्लॉइड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो मधुमक्खी में पाया जाता है, क्वीन द्वारा अंडा जो उत्पन्न किया जाता है वो या तो फर्टिलाइज होता है या बिना फर्टिलाइजेशन के विकास होता है। जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके अंदर हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड स्पर्म दोनों मिलकर 2n जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और उससे उत्पन्न सारे वो फीमेल वर्कर्स होते हैं। अगर ये अंडा अनिश्चित नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो ये n है हैप्लॉइड ओवा, हैप्लॉइड जाइगोट ही बनाएगा और हैप्लॉइड मेल का निर्माण करेगा। जो संतति उत्पन्न होगी वो सारी हैप्लॉइड मेल होगी, नर। दूसरा है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ये 2 प्रकार से होती है, एक बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन और दूसरा बाय रिस्टिट्यूशन। ऑटो फर्टिलाइजेशन का अर्थ है कि हम सबको मालूम है कि जब oogenesis की प्रक्रिया होती है उसके सेकंड जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसके अंदर अपने को सेकेंडरी oocyte से ooted मिलता है और सेकंड पोलर बॉडी मिलती है। यहां पर इन दोनों जो ooted है उसका केंद्रक और पोलर बॉडी का केंद्रक आपस में फ्यूज कर जाइगोट बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑटो फर्टिलाइजेशन। और इस प्रकार की क्रिया मोरबा नाम के जीव में पाई जाती है। दूसरा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है रेस्टिट्यूशन। हमें सबको मालूम है कि प्रथम मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्रीय विभाजन पहला वाला, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक के विभाजक के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म का भी 2 में विभाजित होना। तो यहाँ पर इस अवस्था के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, अर्थात न्यूक्लियस 2 में विभाजित हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता। अर्थात ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस और पहली पोलर बॉडी का न्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में मिलकर डिप्लॉइड ओवम बनाते हैं जो आगे चलकर विकसित होता है और डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग अर्थात डिप्लॉइड पार्थेनोट को जन्म देता है। इस प्रकार के उदाहरण हमें कीटों के हेमिप्टेरा और लेपिडोप्टेरा में देखने को मिलते हैं। तीसरा गुणसूत्र व्यवहार के आधार पर एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस का है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता और इसका उदाहरण है डेफनेया प्यूलेक्स और अर्टिमा सलाइना। दूसरा प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस का आधार होता है उत्पन्न संतति के आधार पर।
तो सबसे पहले आर्कनोटोकी, दूसरी थैलेटोकी, एम्फीटोकी। तो जो सर्वप्रथम आर्केनोटोकी है, इसमें मेल पार्थेनोट्स का ही उत्पन्न होते हैं। इसका उदाहरण मधुमक्खी और सामाजिक वास्प, सोशल वास्प्स है। थैलेटोकी, इसके अंदर सिर्फ मादा पार्थेनोट्स का ही जन्म होता है। यह रॉक लिजर्ड, जिसे लेसिटा सेक्सिकोला अमेरिकाना कहते हैं, उसके अंदर देखने को मिलती है कि सारी संतति इनकी जितनी उत्पन्न होती है और सारी जो इनकी लिविंग पॉपुलेशन है वो सारी फीमेल्स है। तीसरा इसके अंदर एम्फीटोकी है, जिसमें दोनों प्रकार के नर और मादा पार्थेनोट्स उत्पन्न होते हैं। ये अपने को एम्फिट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका साधारण सा क्लासिफिकेशन किताब के अंदर देखेंगे तो आप थोड़ा सा भ्रम की स्थिति के अंदर आ जाएंगे, लेकिन मैंने उसको सरलतम रूप देने के लिए आपको पार्थेनोजेनेसिस को पहले दो में विभाजित किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का आधार दो पर होता है, एक तो गुणसूत्र के व्यवहार पर और दूसरा संतति के लिंग के आधार पर। फिर उनका 3 में विभाजन कर कर उदाहरण सहित आपको समझाया है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल, कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस, ये 3 प्रकार से हो सकती है। ये केमिकल स्टिमुलस द्वारा हो सकती है, फिजिकल स्टिमुलस द्वारा हो सकती है, या रेडिएशन द्वारा हो सकती है, विकिरण द्वारा। अब ये होती किस प्रकार से, इसकी कहाँ आवश्यकता आई, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए सामान्यतः कई प्राणियों में तो प्रत्येक 1 या 2 लैंगिक पीढ़ियों के अंतराल से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा प्रजनन होता है, परंतु कई प्राणियों में बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा पार्थेनोजेनेसिस प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह के अनिश्चयक जनन का अध्ययन सर्वप्रथम 1847 के अंदर ब्रोशियर ने रेशम के कीटों के अंदर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रेशम के कीटों के अंडों को धूप में रख दिया जाए तो बिना निषेचन के ही उनमें विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा संभवतः सूर्य की प्रकाशों की गर्मी अंडे के विकास को प्रारंभ या प्रेरित कर देती है। इस प्रकार उद्दीपन देकर हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला है केमिकल, रासायनिक उद्दीपन। अनिश्चित अंडे को विभिन्न रसायनों से उपचारित कर कृत्रिम रूप से विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसमें कई प्रकार के केमिकल्स हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, एल्कोहलिक अम्ल्स है, लैक्टिक एसिड है, ईथर है, एसीटोन है, बेंजीन है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, यूरिया और सुक्रोज द्वारा भी इन केमिकल्स की सहायता से अपन यह कृत्रिम रासायनिक उद्दीपन द्वारा पार्थेनोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलस, भौतिक उद्दीपन द्वारा।
इसमें अनिषेचित अंडे को महीन सुई से छेद कर दिया जाए, उसको सुई को प्रिक किया जाए, चुभाया जाए, या इस अनफर्टिलाइज्ड एग को हाई और लो टेम्परेचर में रखा जाए, या उसको तेज गति से हिलाया जाए, तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के विकास अपना शुरू कर क्लीवेज की ओर बढ़ता है। तीसरा है विकिरण उद्दीपन द्वारा। अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडियम है, इनसे निकलने वाली किरणों से भी फर्टिलाइजेशन बिना अंडों को विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इतना करने के पश्चात अब उसका महत्व आता है, सिग्निफिकेंस। इसमें दोनों प्रकार की सिग्निफिकेंस है। महत्व के अंदर अपने को लाभ भी बतानी होती है और हानि भी बतानी होती है। तो लाभ के अंदर तो सबसे पहले लाभ लेते हैं, यह एक प्रजनन का तरीका है। कई प्राणियों में यह एक प्रजनन का तरीका है और कंपैरेटिवली ये सरल तरीका है। दूसरा, द्रुत प्रजनन एवं उच्च गुणन का तरीका, यानी बहुत तेज गति से प्रजनन की दर, और ये दर भी मल्टीप्लिकेशनल, यानी कई गुणा की दर से बढ़ती है। इसका उदाहरण एफिड्स है। हम सब देखते हैं कि सीजन के अंदर एफिडों की संख्या अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो यही कारण है कि पार्थेनोजेनेसिस के कारण ये द्रुत गति से ब्रीडिंग करते हैं और बहुत जल्दी इनकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरा है इनमें बहुगुणित पीढ़ियों की स्थापना। पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बहुगुणित अवस्थाओं की स्थापना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें 3, 4 या अधिक गुणसूत्रीय समुच्चयों की स्थापना में मदद मिलती है। चौथा है इनका लाभकारी संयोगों का बढ़ावा, एनकरेजमेंट ऑफ एडवांटेजियस कॉम्बिनेशंस। क्योंकि इसमें गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो अर्थात कोई अच्छी लाभकारी जीन उसमें आई है पीढ़ी के अंदर, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। विभिन्नताओं का अभाव, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन भी नहीं होगा, तो न ही कोई विविधता पाई जाएगी। एक जैसे ज्यों के त्यों संतति उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए विभिन्नता इसके अंदर पाई नहीं जाती। ये अपने लाभ के बजाय हानि के अंदर आएगा। जो हानि वाला टॉपिक करेंगे उसके अंदर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। लिंग निर्धारण में भी ये काम आता है। यह संकरण के संबंध में भी इसका महत्व है, लाभ है। जब दो जातियों के प्राणियों के मध्य संकरण होता है तो उत्पन्न संकर प्राणी के गुणसूत्र आपस में मेल नहीं खाते, अतः युग्मक जनन के साथ उनका जोड़े नहीं बन सकते। युग्मक जनन के समय गुणसूत्रों के जोड़े न बनने के कारण
उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हो पाता तथा एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। इस अवस्था में संकर प्राणियों में लैंगिक जनन संभव नहीं होता। ऐसे प्राणियों में पार्थेनोजेनेसिस ही प्रजनन का एकमात्र उपाय होता है। हानि है उद्विकास में बाधा, अर्थात जैसा मैंने ऊपर कहा था कि कोई भी विविधता म्यूटेशन के अभाव में नहीं होती। जब विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी तो उद्विकास के क्रम में जो एक नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति होती है वो प्रथा रुक जाती है, जो विकास उद्विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए इसको अपन एक हानिकारक के रूप में भी देखते हैं। और इस प्रकार के दूसरा जो पॉइंट लिखा है अनुकूलता कम, लेस एडेप्टेबल, अर्थात इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अनुकूलता की इनमें कमी पाई जाती है, अर्थात बदली हुई परिस्थितियों में वे अपने अनुकूल नहीं कर पाते, अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते, अतः इनके विलोपन के अवसर बढ़ जाते हैं। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्राणियों में लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि कई प्राणियों में इससे बचने के लिए साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। इस प्रकार ये पार्थेनोजेनेसिस का टॉपिक अपना परिभाषा, उसके प्रकार और उसका महत्व ये पूर्ण होता है। विद्यार्थियों, ये पूरा प्रश्न भी आता है और 3 भाग में भी आता है, अर्थात परिभाषा भी आ सकती है। परिभाषा के अलावा प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन, या आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किन किन की सहायता से किया जा सकता है और उसका क्या उपयोग है, और या फिर पूरे पार्थेनोजेनेसिस का महत्व जिसमें अपने को दोनों लाभ और हानि बतानी है, वो आपसे पूछा जा सकता है। मैं आज ही इसका असाइनमेंट भी दूंगा। विद्यार्थियों, असाइनमेंट आप कृपया कर अवश्य मेरे व्हाट्सएप पर पुनः वापस भेजा करें ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। आपको मैं हर एक मेरे व्याख्यान का PDF भी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराता हूं। आशा करता हूं उस PDF को आप लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित रखते होंगे और उस PDF में दिए गए नोट्स के आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश किया करें। धन्यवाद।